गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए अपनी पुरानी बातों को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम बात कर रहे थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। आज हमारा फोर्थ पार्ट है उस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के टॉपिक पर, एंड टुडे इज द लास्ट टॉपिक ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें मैं आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बची हुई बातें करूंगा, जिसमें बात करेंगे हम अनरियलाइज रेंट के ट्रीटमेंट की, हम बात करेंगे रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट एंड अरियर ऑफ रेंट। मैं आपसे बात करूंगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन केसेस ऑफ फर्म। को ओन प्रॉपर्टी के बारे में हम समझेंगे, डीम्ड ओनरशिप क्या होती है उसके बारे में कुछ बातें होंगी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जेम्प्टेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हम ऐसी कुछ इनकम पढ़ेंगे जो कि हाउस प्रॉपर्टी से एग्जेम्प्टेड है, इवन दो दीज आर जनरेटेड फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी बट स्टिल दीज आर एग्जेम्प्टेड। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अनरियलाइज रेंट के बारे में। दोस्तों, अनरियलाइज रेंट का मतलब है एक ऐसा रेंट जो कि आप रियलाइज नहीं कर पाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक ऐसा किराया जो मुझे नहीं मिला, तो क्या मैं उस पर टैक्स पे करूंगा या नहीं। सो देख लेते क्या लिखा हुआ है। द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल यूज्ड इन कैलकुलेटिंग जीएवी शुड नॉट इंक्लूड, मतलब जब आप जीएवी कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उस रेंट के अंदर, उस जीएवी के अंदर नहीं इंक्लूड होना चाहिए क्या, एनी अमाउंट ऑफ रेंट, एक ऐसा रेंट विच इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रियलाइज, जो कि आपको रियलाइज नहीं हो पाया है या नहीं हो सकता है। हाउएवर, अब इससे पहले हम हाउएवर वाली कंडीशन को समझे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लॉ सिंपल ये कहता है कि अगर आपको कोई किराया रियलाइज नहीं हुआ, मे बी आपके यहाँ कोई डिविडेंड था, आपने उससे बोला किराया दे दो, बट उसने आपको किराया नहीं दिया। अब वो रीजन हम देख लेंगे कई क्या हो सकते हैं, बट आपके हिसाब से लेमन वाले आप रीजन असर्टेन कर सकते हैं कि उसके पास पैसे नहीं थे, वो भाग गया था, खाली करके चला गया था, एब्सकॉन्ड हो गया था, एंड ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो अगर आपका कोई किराया रियलाइज नहीं हो पाया है तो आप उस किराए को व्हाइल कैलकुलेटिंग जीएवी आप एक्सक्लूड कर दोगे। लेट्स से 12 महीने के लिए आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दी थी, आपको केवल 10 महीने का ही किराया मिल पाया, 2 महीने का किराया नहीं मिला, तो हम आपकी जीएवी कैलकुलेट करते में उन 2 महीने का रेंट इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ तक तो लॉ कहता है। अब लॉ इसके आगे कुछ कंडीशंस देता है। लॉ ये कहता है कि हम किसी भी किराए को अनरियलाइज रेंट केवल तभी मानेंगे जब आप ये 4 कंडीशन पूरी कर दोगे। लॉ सिंपल ये कहता है कि किसी भी रेंट को अनरियलाइज रेंट ट्रीट करने के लिए यू हैव टू फुलफिल दी 4 कंडीशन। ऐसा रूल 4 में लिखा हुआ है, तो वो 4 कंडीशन देख लेते क्या है। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाउएवर, द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 4 should be satisfied, that are, कौन सी कंडीशन है। फर्स्ट, the tenancy is a bona fide, जो टेनेंसी आपको दी जा रही है that is a bona fide, मतलब वो जो आपका मकान खाली रहा, आपको किराया नहीं मिला, that is a bona fide, not a mala fide condition. Okay. Second, the defaulting tenant has vacated or steps have been taken to compel him to vacate the property. तो लॉ ये कहना चाहता है, अगर आपको पता चल गया था कि टेनेंसी आ रही है, वेकेशन आ रही है, तो उस केस में आपने प्रॉपर ऐसे स्टेप उठा लिए हों जिससे कि वो प्रॉपर्टी खाली हो सके, मतलब किराएदार उसमें फिर अननेसेसरी और ना रहे। तीसरे पॉइंट में लॉ कहता है, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी, मतलब ऐसा भी ना हो कि आपने अपने किराएदार को एक प्रॉपर्टी से उठा के अपनी ही किसी दूसरी प्रॉपर्टी में किराए पर दे दिया, और एक तरफ आप कह रहे हो कि हमें उसका किराया नहीं मिला, तो ये अनरियलाइज रेंट हो गया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन ना हो। फोर्थ कंडीशन में लॉ ये कहता है, द एसएससी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग फॉर द रिकवरी ऑफ द अनपेड रेंट और सेटिस्फाई द असेसिंग ऑफिसर दैट लीगल प्रोसीडिंग वुड बी यूजलेस। मतलब मकान मालिक ने, जो लैंडलॉर्ड है, उसने सारे ऐसे स्टेप उठा लिए हों, जितने भी रीजनेबल स्टेप हैं, जिससे ये पता चल जाए कि उसने लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी थी, और रिकवरी ऑफ द अनपेड रेंट को रिकवर करने के लिए जो भी उसने लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी वो यूजलेस रही, उसको किराया नहीं मिला। और ऐसा अगर करता है वो, और एओ को सेटिस्फाई कर देता है कि मैंने ये सारी मेहनत करी थी लेकिन मेरी मेहनत का फिर भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, एंड स्टिल आई हैव नॉट गॉट माय अमाउंट एज एन अनरियलाइज्ड रेंट, तो उस केस में उस रेंट को अनरियलाइज्ड रेंट ट्रीट कर लिया जाएगा। दैट्स इट। लॉ में सिंपल यही 4 बातें बोली हैं। अगर ये 4 कंडीशन पूरी हो जाएंगी, देन दैट अमाउंट वुड बी कंसिडर्ड एज एन अनरियलाइज्ड रेंट, एंड वंस द अमाउंट इज ट्रीटेड एज अनरियलाइज्ड रेंट, तो वो आपके जीएवी में से माइनस कर दिया जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। आपने एक बार अनरियलाइज्ड रेंट का बेनिफिट क्लेम कर लिया, मतलब आपने 2 महीने के ऐसे रेंट का किराया, ऐसे रेंट पर टैक्स पे नहीं किया जो कि आपको पहले नहीं मिला था। लॉजिकल है, आपने अनरियलाइज्ड रेंट कहा, उसको
क्लेम कर लिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल बाद एसएससी के पास वो किराया रिसीव हो जाए। मतलब वो जो किराएदार था, किराएदार 2 साल बाद आके कहे कि अब मेरे पास क्योंकि पैसे आ गए हैं या लीगल केस की वजह से भी कुछ हो जाए, तो उसमें वो किराया जो कि पहले अनरियलाइज हो गया था वो अब उसको मिल जाए। तो क्या होगा? व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड? या दूसरा केस ले लेते हैं, अरियर ऑफ रेंट। मान लीजिए आपने किराया इंक्रीज किया था लेकिन वो डिस्प्यूट में जाने की वजह से सेटल नहीं हो पाया और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सिचुएशन सेटल होती है और आपको पुराना किराया मिलता है। तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा? सिंपल सा ट्रीटमेंट यही है कि जब वो एरियर आपको मिल जाएगा या जब वो अनरियलाइज रेंट आपको मिल जाएगा, वो आपका उस टाइम पर टैक्सेबल हो जाएगा व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड। देख लेते क्या लिखा हुआ है। अनरियलाइज रेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल रेंट इन डिटर्मिनेशन ऑफ द एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23 सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन अंडर रूल। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, जो अभी हमने पिछली स्लाइड पर पढ़ा। Subsequently, when the amount is realized, it get taxed under section 25A in the year of receipt. लेकिन जब ये टैक्स आपको मिल जाएगा तब आप उसे on the basis of receipt टैक्स कर दोगे। अरियर के केस में क्या लिखा हुआ है? If the SSC has increased the rent payable by the tenant and same has been in dispute and the later on the SSC receives the increase in rent as arrear, such arrear is also assessable under section 25A। ठीक है, अब एक चीज आती है, मान लेते हैं कि मेरे को अरियर ऑफ रेंट अब मिला, मैंने टैक्स दे दिया। मान लेते हैं मेरे को अनरियलाइज्ड रेंट अब मिला, मैंने टैक्स दे दिया। तो क्या मुझे 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी भी मिलेगी? द आंसर इज यस, मुझे अभी भी मिलेगी। क्योंकि दोस्तों समझो, अगर मान लो ये अरियर ना होता, मान लो ये अनरियलाइज ना होता, तो ये उस समय पर मिल गया होता, उस समय मिला होता तब भी मुझे 30% की डिडक्शन तो मिलती। तो तब ना मिल के अब मिला तब भी मुझे 30% की डिडक्शन मिलनी चाहिए। सो लॉजिकल आंसर इज दैट 30% ऑफ द अमाउंट recovered shall be allowed as an deduction। चाहे वो आपको अरियर मिला है, चाहे वो आपको अनरियलाइज्ड रेंट मिला, आपको 30% की डिडक्शन मिल जाएगी। दोस्तों अभी तक हमने जो हाउस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, हमने बात कर लेते हैं फर्म की। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी फर्म की है, अब क्योंकि वो फर्म की प्रॉपर्टी है उस पर किसी इंडिविजुअल का राइट नहीं है, रादर उस पर किसका राइट है? पार्टनरशिप फर्म का या एलएलपी का। तो ऐसे में क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई हाउस प्रॉपर्टी फर्म के नाम पर है और उस हाउस प्रॉपर्टी से कोई किराया आता है, तो वो किराया किसी इंडिविजुअल पार्टनर के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगा, बल्कि वो रेंट पार्टनरशिप फर्म के ही हैंड्स में टैक्सेबल होगा। क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। वेयर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज इज इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ फर्म, द इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी शुड बी असेस्ड इन द हैंड्स ऑफ फर्म ओनली, नॉट इन द पार्टनर। हेंस द प्रॉपर्टी इनकम कैन नॉट बी असेस्ड एज इनकम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर इन द। दोस्तों समटाइम क्या होता है, प्रॉपर्टी को ओन्ड होती है। अभी तक हमने पढ़ा कि प्रॉपर्टी का एक सिंगल ओनर है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है प्रॉपर्टी के एक या एक से ज्यादा ओनर हो। तो मान लीजिए एक बिल्डिंग है, उसके 2 ओनर हैं, अब वहां से जो रेंट आएगा वो किसकी इनकम में टैक्सेबल होगा? क्वेश्चन ये आता है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि जो डिडक्शन हम क्लेम करते थे इंटरेस्ट वाली, ट्रस्ट ऑन हाउसिंग प्रिंसिपल लोन, इस तरह वाली डिडक्शन हम क्लेम करते थे, तो वो किसको मिलेगी? उस सिचुएशन को सेटल करने के लिए पूरा स्लाइड है जिसमें हम को ओन्ड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, वेयर द प्रॉपर्टीज को ओन्ड बाय 2 और मोर पर्सन। अगर किसी प्रॉपर्टी के 2 या 2 से ज्यादा ओनर हैं, whose share are definite and ascertainable, जिनका शेयर हमें या तो पता है या पता लग सकता है, then the income from such property can not be taxed as income of an AOP। तो आप उस केस में जो प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है उसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन की कैटेगरी में टैक्सेबल नहीं करोगे। You have to distribute that income into a relevant shareholder, relevant owner। मतलब मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, मैं 70% का ओनर हूं और एक दूसरा पर्सन 30% का ओनर है, तो उस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम पूरी की पूरी मेरे या दूसरे पार्टनर, दूसरे पर्सन के इनकम में टैक्स नहीं होगी, रादर वो डिवाइड कर दी जाएगी 70:30 के रेशियो में। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, वेयर द हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर इज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय ईच ऑफ द को ओनर, द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ईच को ओनर विल बी
नील। तो दोनों के ही केस में एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी। ये तो हमने पहले भी समझा हुआ है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की एनएवी हमेशा 0 होगी। एंड ईच को ओनर शेल बी एंटाइटल्ड टू गेट अ डिडक्शन ऑफ 30,000 और 2 लाख एज द केस मे बी। 30,000 आपको पता है कब होती थी? जब आपने लोन 1999 से पहले लिया है या कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए नहीं लिया है, तो आपकी लिमिट कहां तक रेस्ट्रिक्ट थी? 30,000 तक। अदरवाइज लेट आउट वाला और 1/4/1999 के बाद वाला लोन, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन के लिए जो लोन लिया हो और कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन आपका 5 साल के अंदर पूरा हो गया हो, तो वहां पर आपकी लिमिट जो हो जाती है वो 2 लाख रुपए हो जाती है। सो वेयर द हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द को ओनर इज लेट आउट। अगर मान लीजिए को ओनर ने उस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया, द इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूटेड एज इफ द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय वन ओनर एंड देयर आफ्टर द इनकम सो कंप्यूटेड शैल बी अपॉर्शन्ड अमंगस्ट ईच को ओनर एज पर देयर स्पेसिफिक शेयर। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले पूरी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होगा, उसका रेंटल इनकम देखा जाएगा एंड एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड एज एन सिंगल ओनर, देन उसको हम स्प्लिट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ को ओनरशिप। दोस्तों एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें रह रहा है विच आई वांट टू डिस्कस इज द डीम्ड ओनर। आपको याद होगा मेरी पहली वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी डीम्ड ओनर के बारे में। डीम्ड ओनर इंक्लूड अ डीम्ड ओनर, मतलब हमने जो ओनर समझा था कि कोई भी इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी से अराइज हो रही है और अगर आप उस हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हैं तो वो इनकम आपकी इनकम मानी जाएगी एंड यू हैव टू पे टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो आज उसका हम एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ रहे हैं जिसमें मैं बात कर रहा हूं कि ओनर ऑल्सो इंक्लूड अ डीम्ड ओनर। जिसमें हम क्या बात समझेंगे, ऐसी मैं आपको कुछ सिचुएशंस बताऊंगा जिसके अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको ऐसा लगने लगेगा, पढ़ने के बाद आपको शायद ऐसा लगने लगेगा कि यहाँ पर ओनर कोई और है, लेकिन लॉ यहाँ पर ये कहना चाहता है कि भले ही यहाँ पर ओनर कोई और है बट हम आप ही को ओनर मानेंगे। अभी एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन द डीम्ड ओनर कॉन्सेप्ट। पहला एग्जांपल लेते हैं, ट्रांसफर टू अ स्पाउस। केवल आप यहीं तक रुकेंगे और मेरी बात को सुनेंगे। ट्रांसफर टू अ स्पाउस, देखिए डियर होता क्या है, मान लीजिए एक हस्बैंड या वाइफ एज द केस में भी, उनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, उनकी इनकम ऑलरेडी टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है, जबकि स्पाउस के केस में उनकी कोई इनकम नहीं है। तो वो हस्बैंड या वाइफ क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं अपनी वाइफ या हस्बैंड के पास। वो कहते हैं कि आज से तुम इसके ओनर हो गए। अब क्योंकि स्पाउस उसका ओनर हो गया या हो गई एज द केस में भी, तो आने वाला जो रेंटल होगा वो भी उसी की इनकम में चला जाएगा, और क्योंकि उसकी कोई इनकम नहीं थी तो वो बिलो टैक्सेबल रेट में ही रहा, जिसकी वजह से उस इनकम पर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं गया। क्यों नहीं गया? देखिए अगर प्रॉपर्टी मेरे पास ही रहती तो मेरा ऑलरेडी स्लैब एग्जॉस्ट हो चुका था, तो हो सकता है मैं 20% या 30% के स्लैब में आके टैक्स देता, या हो सकता है मैं 10% वाले में, 5% वाले में टैक्स देता। बट क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने अपने वाइफ को ट्रांसफर कर दी, उनकी कोई इनकम नहीं है, तो अब वो कोई टैक्स नहीं देंगी क्योंकि वो ऑलरेडी अंडर द स्लैब रेट है। गवर्नमेंट को यहाँ पर चूना लग गया, सीधा सीधा चूना लग गया कि उन्हें टैक्स नहीं मिला। तो गवर्नमेंट यहाँ पर चालाकी से क्लॉज लेके आई। गवर्नमेंट ने सिंपल ये बोला, अगर आप कोई प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर देते हो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, अब ऑब्वियसली मैं जब अपनी वाइफ को ट्रांसफर करूंगा तो मैं उनसे कंसिडरेशन तो लूंगा नहीं। मेरी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी होगी, सॉरी 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी होगी, तो मैं उनको ये तो नहीं कहूंगा कि आप मुझे पहले कंसिडरेशन दो, है ना। तो लॉ ये कह रहा है कि अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को ट्रांसफर करी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में द ट्रांसफरर मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है, उसे हम डीम्ड ओनर मान लेंगे। तो अगर मैं एक प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अपने वाइफ को ट्रांसफर करूंगा, देन आई विल बी द डीम्ड ओनर। और डियर आप अच्छे से समझते हैं, अगर मैं डीम्ड ओनर बन गया तो उस प्रॉपर्टी से आने वाला जो रेंटल इनकम होगा वो मेरी ही इनकम में टैक्सेबल होगा, ना कि मेरी वाइफ की इनकम में। एक एक्सेप्शन है इस बात का, जो मैंने ब्रैकेट वाले पार्ट में लिखा है, अगर आप समझें तो इसको देखें। लिखा हुआ है एक्सेप्ट इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट। मतलब अगर आप एक प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को ट्रांसफर करते हैं इन कनेक्शन विद अ एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, कि अब आप अलग अलग रहेंगे, आपका उनसे कोई रिश्ता नहीं है, उस केस में अगर आप ट्रांसफर करते हैं चाहे बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन के ही आपने ट्रांसफर करी है, तो उस केस में यू विल नॉट बी कंसीडर एज एन डीम्ड ओनर, योर स्पाउस विल बी कंसीडर्ड एज ओनर। इस बात की चर्चा हम
क्लबिंग का जब चैप्टर कवर करेंगे उसमें और ज्यादा अच्छे से और ज्यादा डीप में गहराई में जाके करेंगे कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या आता है। बट अभी के लिए आपके लिए इतना काफी है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को ट्रांसफर करी है बिना किसी कंसिडरेशन के, लीव अपार्ट वाले क्लॉज को छोड़, तो उस केस में आप ही डीम्ड ओनर माने जाओगे। आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड एज द केस में बी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ओनर फॉर द पर्पज ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। भले पेपरों में वो ओनर हो गए हैं, दैट्स अ डिफरेंट केस, बट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में आप ही उसके डीम्ड ओनर हो। सिमिलरली आपने ये सोचा कि मैं अपनी वाइफ को ना करके अपने किसी माइनर चाइल्ड को कर देता हूँ, तो उस केस में भी आप ही डीम्ड ओनर माने जाओ। इन केस ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय एन इंडिविजुअल टू हिज और हर माइनर चाइल्ड अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन द ट्रांसफरर वुड बी डीम्ड टू बी अ ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर। ठीक है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट अ ट्रांसफर टू अ माइनर मैरिड डॉटर। अगर आपने अपनी माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर किया है तो उस केस में आप डीम्ड ओनर नहीं हो, फिर वही ओनर बन जाएगी, भले आपने बिना किसी एडिक्वेट कंसिडरेशन के ही क्यों ना किया हो। थर्ड आता है दोस्तों हमारे पास होल्डर ऑफ इम्पार्शिएबल एस्टेट। इम्पार्शिएबल एस्टेट का मतलब होता है विच इज नॉट लीगली डिविजिबल। तो उस केस में क्या होगा, जो भी होल्डर होगा उस इम्पार्शिएबल एस्टेट का, वो उसका डीम्ड ओनर माना जाएगा। फिर आता है हमारे पास दोस्तों मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपको अच्छे से पता होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब भी प्रॉपर्टीज अलॉट होती हैं तो वो सोसाइटी के ही नाम पर रहती हैं, वो किसी इंडिविजुअल के नाम पर नहीं होती हैं। अब सवाल ये आता है कि इंडिविजुअल के नाम पर क्योंकि वो प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी का ओनर एक्चुअल में वो सोसाइटी है। अब सोसाइटी ओनर है तो जो प्रॉपर्टी से रेंट आएगा वो किसकी इनकम मानी जाए, उस पर्टिकुलर एसएससी की जिसने वो रेंट पर दिया या जो उसका ओनर है। तो लॉ के हिसाब से चलते हैं तो ओनर तो सोसाइटी है, बट यहाँ पर अगर मैं सोसाइटी को ओनर बना दूं तो सोसाइटी पर टैक्स लग जाएगा जो कि लॉजिकल नहीं है। तो ऐसे में लॉ ने यहाँ पर क्लैरिफाई किया थ्रू डीम्ड ओनर कि जो मेंबर होगा उस पर्टिकुलर सोसाइटी का जिसके नाम पर वो यूनिट अलॉट की गई है, देखिए ओनर कोई और है, ओनर तो सोसाइटी है लेकिन अलॉटमेंट जो है मेंबर को ही है, तो मेंबर को यहाँ पर डीम्ड ओनर बनाया जाएगा। क्या लिखा है लॉ में देख लेते हैं। अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू whom building or part thereof is allotted shall be deemed to be the owner of that building allotted to him, although the cooperative society company association is the legal owner of that building। भले ही सोसाइटी लीगल ओनर होगी लेकिन डीम्ड ओनरशिप फॉर द पर्पस ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उस मेंबर को ही बनाएगी। ठीक है। पर्सन इन पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। पर्सन इन पोजेशन का मतलब है, मैंने आपको इसी चैप्टर में बताया था, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी, सेल करने के बाद आपने रजिस्ट्री नहीं कराई, मतलब उसका टाइटल ट्रांसफर अभी नहीं हुआ है, आपने केवल वो जनरल पावर ऑफ अटर्नी पर प्रॉपर्टी बेच दी। अब क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपने बेच दी, नाउ पोजेशन इज विद अ डिफरेंट पर्सन। पोजेशन अब किसके पास आ गया, बायर के पास आ गया। अब जो भी किराया मिलेगा वो किसके पास टैक्सेबल होगा। अगर मैं लॉ के हिसाब से बात करूं तो यू आर दी ओनर। यू मतलब अभी आपने प्रॉपर्टी बेची है लेकिन उसका टाइटल अभी ट्रांसफर नहीं हुआ, तो टाइटल अभी भी आपके पास है, बट स्टिल यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स व्हाइल कैलकुलेटिंग दैट इनकम। क्योंकि यहाँ पर डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट है और डीम्ड ओनर ये कहता है कि वो पर्सन हमारा डीम्ड ओनर बन जाएगा जिसके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन होगा। ठीक है, तो पोजेशन जिसके पास है वो मेरा डीम्ड ओनर है। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अ पर्सन हु इज अलाउड टू टेक और रिटेन द पोजेशन ऑफ एनी बिल्डिंग और पार्ट देयरऑफ इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ नेचर रेफर्ड टू इन सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट shall be deemed owner of that house property। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद है डियर डिस्प्यूटेड ओनरशिप। डिस्प्यूटेड ओनरशिप का मतलब है एक प्रॉपर्टी है उस पर डिस्प्यूट चल रहा है कि मैं ओनर हूं या आप ओनर हो। द मैटर इज अंडर द कोर्ट, मैटर अंडर द लिटिगेशन, मैटर अंडर द इन्वेस्टिगेशन। तो उस केस में क्या होगा, अगर कोई भी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से मुझे कोई भी किराया आता है तो किसकी इनकम मानी जाएगी, ए या बी। द आंसर इज नॉट ए नॉट बी। द रीजन अभी पता ही नहीं है हु इज द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, ए ओनर है बी ओनर है, वही तो डिस्प्यूट चल रहा है ना। तो लॉ ने ये क्लैरिफाई किया, इफ द टाइटल ऑफ ओनरशिप इज डिस्प्यूटेड, अगर टाइटल आपका डिस्प्यूटेड है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, द इनकम शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट ओनली। तो जो भी उस किराए को रिसीव करता होगा, वेदर इट इज ए वेदर इट इज बी, तो जो भी उस किराए को रिसीव करेगा ही विल बी द डीम्ड ओनर। ठीक है। लास्ट एक हमारा आता है डीम्ड ओनर में
पर्सन हैविंग राइट इन प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 12 ईयर। आपने सुना होगा टीनेंसी राइट। टीनेंसी राइट क्या होता है? पहले क्या होता था, कुछ लोग किराए पर रहते थे, अगर वो 12 साल से ज्यादा किसी प्रॉपर्टी में रह जाते थे तो उनका एक टेनेंसी राइट डेवलप हो जाता था। फिर उन्हें अगर आपको खाली करवाना है तो कुछ आप मनी पे करते थे। इसी सेम बात को हम एक जगह पर यूज करेंगे कैपिटल गेन के चैप्टर में। जब मैं आपको कैपिटल गेन समझाऊंगा, कैपिटल एसेट समझाऊंगा, वहां पर हम इसको सेम एग्जांपल को यूज करेंगे। तो क्या होता है दोस्तों, आप अगर किसी प्रॉपर्टी में रहते हैं विदाउट एन एग्रीमेंट और आप 12 साल से ज्यादा रह जाते हैं तो वहां पर आपका एक टेनेंसी राइट डेवलप हो जाता है, उस प्रॉपर्टी के आप ओनर बन जाते हो। तो यहाँ पर उसको भी डीम्ड ओनर की कैटेगरी में ही रखा गया है। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अ पर्सन हु एक्वायर एनी राइट्स, एक वो पर्सन जिसने कोई भी राइट एक्वायर कर लिया इन एनी बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ लीज फॉर नॉट लेस देन 12 ईयर shall be deemed to be the owner of that building or part thereof। ठीक है, तो हमने उसे डीम्ड ओनर की कैटेगरी में रख दिया है। सो दोस्तों, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे और ये कुछ हमारे क्लॉजेस थे जिसमें हमने बात करी डीम्ड ओनर की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक ऐसी इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी से ही अराइज होती है बट स्टिल वो एग्जेम्प्ट है। एक ऐसी इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी से ही अराइज होती है बट स्टिल वो एग्जेम्प्ट है। पहला, इनकम फ्रॉम एनी फार्म हाउस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपका कोई फार्म हाउस है, देखिए फार्म हाउस जमीन और बिल्डिंग दोनों जुड़े हुए हैं, आपस में है, अगेन हाउस प्रॉपर्टी है, लेकिन वहां से अगर कोई इनकम आती है then that is not taxable under the head of income from house property because that is an agriculture income। तो वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनेगी और हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एनी वन प्लेस ऑफ एन एक्स रूलर, तो रूलर क्या थे? पहले के राजा महाराजाओं को कुछ जमीनें या कुछ किले या कुछ स्पेसेस दिए गए थे, तो वो कोई भी जो रजवाड़े हैं या राजा महाराजा के परिवार कह सकते हैं आप उन्हें, उनको जो जमीन दी गई थी, उनको जो हिस्सा दिया गया था, उस हिस्से से आने वाली इनकम उनके लिए हमेशा एग्जेम्प्ट रखी गई है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अ लोकल अथॉरिटीज, अगर लोकल अथॉरिटीज कोई भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम कमाती हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। Income from house property of an approved scientific research association is also exempt। Property income of universities, educational institution exempt है। Property income by any registered trade union is also exempt। Income from property held for charitable or religious purpose is also exempt। Property income of any political party, property used for business profession, ये भी exempt है। Business profession वाला तो हमने शायद पहली वीडियो में ही कवर कर लिया था कि अगर आप कोई बिजनेस प्रोफेशन, अपने ही बिजनेस प्रोफेशन के लिए कोई प्रॉपर्टी यूज करते हो तो वो आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, जो कि मैंने आपको अपने सेकेंड पार्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर आप दो प्रॉपर्टी अपने पास रखते हो, दो से ज्यादा प्रॉपर्टी रखते हो, तो आप दो प्रॉपर्टी को एज एन सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकते हो। और क्योंकि आपने उस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर लिया, देन देयर इज नो नीड कि आप उस पे इनकम टैक्स पे करो अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि वहां पर एनएवी आपका वैसे भी 0 हो जाना है। सो दोस्तों, वापस आ जाते हैं अपने चार्ट पर जिसमें हमने बात करी थी ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस, एनएवी डिडक्शंस, एंड फाइनली वी हैव कंप्यूटेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी का सिलसिला यहीं तक था दोस्तों। मैं आपकी रेफरेंस के लिए कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, मैं आपको उसका पीडीएफ अटैच कर दूंगा। सो मैं कोशिश करूंगा आपकी क्वेरीज आंसर कर पाऊं अगर आपको कहीं भी कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डाउनलोड करेंगे, उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कहीं भी आपको कोई डाउट आता है तो वो आप मुझसे पूछेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड या मेरे किसी भी सेशन से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप वीडियोस के साथ साथ मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं वीडियोस देखते हुए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी हर क्वेरी को आंसर करूंगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ बहुत जल्द ही। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।